राजस्थान का इतिहास। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शूरसेन का उल्लेख किया है। आइए जान लेते हैं सिकंदर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, तो इनके सबसे पहले हम जान लेते हैं गुरु के बारे में। इनके गुरु थे अरस्तु, जिनसे उनको प्रेरणा मिली। ठीक है, इसके बाद में आता है सेनापति। इनका क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। फिर हम बात करते हैं इन्होंने शासन जो है वो कब से कब तक किया था। इन्होंने शासन किया था 336 से 323 ईसा पूर्व तक। उसके बाद में इनका जन्म होता है 356 ईसा पूर्व में, बिफोर क्राइस्ट। उसके बाद मृत्यु की बात करते हैं 323 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी हत्या कर दी जाती है, ऐसा बोला जाता है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? तो ये भी याद रखिएगा, ये हुई थी बेबीलोन में। ठीक है, तो आप कह सकते हैं मात्र 32-33 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय तक ये सिकंदर महान का जो पद है वो हासिल कर चुके थे। इनके पिता का नाम था फिलिप, इनकी पत्नी का नाम था रुक्साना। ठीक है, और भारत में जो विजय अभियान है कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, ये हुआ था 326 बीसी में, 326 ईसा पूर्व में। और राजा पोरस का नाम भी यहाँ पर बहुत माना जाता है इनके समय पर, कि जो राजा पोरस थे वो एक पंजाब के शासक थे। ठीक है, इन्होंने इनका जो विजय अभियान है भारत के अंदर रोका था। तो ये सभी बातें एग्जाम की दृष्टि से आपको पता होनी चाहिए। एक चीज़ और, अभी हमने शूरसेन जनपद की बात की थी, तो जो शूरसेन जनपद है उसके अंदर कौन कौन से भूभाग शामिल होते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, उस समय पर इसके अंदर जो है भरतपुर था, धौलपुर था और करौली था। भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये भूभाग शूरसेन जनपद में आते हैं। अब देखिए, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र का क्वेश्चन आया है यहाँ पर कि प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था। तो अभी मैं आंसर पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि जो गुहिल सिसोदिया वंश था उनका जो राज्य था वो रहा था मेवाड़। तो मेवाड़ की जो उत्पत्ति है उसमें प्रथम जो है इन्हें माना जाता है, गुहिल को। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो गुहिल डायनेस्टी है, गुहिल वंश है, उसका जो समय था वो क्या था? 728 से 1303 तक। और इसके जो संस्थापक हैं वो माने जाते हैं बप्पा रावल। चलिए यहाँ पे जान लेते हैं मेवाड़ के अंदर कौन कौन से जिले जो हैं वो राजस्थान के इसमें शामिल हैं। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और राजसमंद, ये पांचों जिले किसमें आते हैं? मेवाड़ में। और साथ ही झालावाड़ की एक तहसील भी इसके अंदर शामिल होती है। किसमें? मेवाड़ में। राजस्थान के सबसे शूरवीर योद्धा यहाँ पर हुए थे महाराणा प्रताप, और कई ऐसे शासक हैं जिन्होंने मेवाड़ के आन बान शान की रक्षा के लिए अपनी प्राण गंवा दिए, शहीद हो गए, और जिनको हम आज भी मानते हैं, पूजते हैं। तो इनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम राजस्थान के इतिहास से देखते हैं कि मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। किस में मिलता है? ऋग्वेद में मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। अभी हमने शूरसेन जनपद की बात की थी, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बयाना प्रशस्ति से किस राजवंश का वर्णन मिलता है? तो ये याद रहे, इसका आंसर भी क्या होगा? शूरसेन। बयाना प्रशस्ति, ये प्रशस्ति क्या होती है? जिसमें किसी की प्रशंसा लिखी हुई होती है। शिवी जनपद की राजधानी थी, तो ये थी मध्यमिका। इसी प्रकार जो जांगल प्रदेश है उसकी राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, और जो शूरसेन क्षेत्र था उसकी राजधानी थी मथुरा। ये सभी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए कौन मारा गया था? किसकी तरफ से? राणा सांगा की ओर से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो खानवा का युद्ध है वो किसके बीच में लड़ा गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन से पता चल ही रहा है कि जो राणा सांगा है वर्सेस किसके खिलाफ लड़ा गया? बाबर के खिलाफ। कब था? आपको डेट बिल्कुल याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। इससे पहले जो बाबर था उसने क्या लड़ा था? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, और उसके जस्ट बाद में ये खानवा का युद्ध लड़ा किससे? राणा सांगा से। और यहाँ पर जो राणा सांगा की ओर से मरा था वो कौन था? हसन खान मेवाती।
अब खानवा का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, थोड़ा सा इसे दिमाग में लाने के लिए आपको बताती हूँ कि ये किसके पास में पड़ता है, आगरा के पास में। आगरा से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम क्या है, खानवा। वहाँ पर ये युद्ध जो है वो लड़ा गया था। देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है यहाँ पर कि ये जो खानवा का युद्ध है वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रहे कि ये गंभीरी नदी के किनारे हुआ था। साथ ही ये मुगलों और मेवाड़ के जो राजपूत लोग थे उनके बीच ये पहला युद्ध था, यानी कि मुगलों और राजपूतों के बीच का पहला युद्ध था। और इस युद्ध के अंदर जो बाबर था वो जीत गया था और राणा सांगा जो थे वो इसमें हार गए थे। और ये युद्ध एक बहुत ही अपने आप में बड़ा युद्ध था। इसके जो परिणाम थे वो बहुत ही भयंकर रहे थे और इसके बाद में जो राजपूतों की एकता थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। और इस युद्ध के बाद ही जो बाबर थे उन्होंने मुस्लिम संस्कृति को पूरे भारत के अंदर बहुत ही इफेक्टिव रूप से इसको पूरा स्प्रेड कर दिया, फैला दिया। तो मोटे तौर पे आपको ये याद होना चाहिए कि ये जो खानवा का युद्ध है कब हुआ था, 1527 में हुआ था। कहाँ हुआ था, आगरा के पास खानवा गांव में हुआ था। ठीक है, गंभीरी नदी के किनारे। और इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी, तो बाबर की इसमें जीत हुई थी। यदि आप राजस्थान की दृष्टि से जानना चाहें कि जैसे कि आगरा तो यूपी में आता है, लेकिन अगर आप जानना चाहें कि राजस्थान में किसके पास में होता है तो ये भरतपुर धौलपुर के पास भी पड़ता है। ठीक है, खानवा। और इसमें जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था कि राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए कौन मारा गया था, तो ये मारा गया था हसन खान मेवाती। अब देखिए बेसिक क्वेश्चन है कि शेखावाटी में सम्मिलित जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, तो शेखावाटी में कौन कौन से आते हैं भाई, देखो इसमें आते हैं सीकर, चूरू और झुंझुनू। ये तीनों ही जो जिले हैं राजस्थान के ये शेखावाटी क्षेत्र में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, ऋग्वेद है। 4 वेद होते हैं, ठीक है, जिसमें से ऋग्वेद जो है वो प्राचीनतम ग्रंथ है। वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपके इंटरेस्ट के लिए, आपके नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ कि ये 1500 से 1000 बिफोर क्राइस्ट के समय का था। ऋग्वेद काफ़ी पुराना है। महाभारत कालीन जो जनपद थे उसमें कौन था, ये मत्स्य जनपद था। नेक्स्ट है जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की जो भाषा है वो क्या कहलाती है, तो याद रहे ये कहलाती है ढूंढाड़ी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उनको मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, कौन से क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र बोला जाता है, कौन सी भाषा वहाँ पर है, तो इसको ढूंढाड़ क्षेत्र कह दो या फिर इसके क्षेत्र की भाषा को ढूंढाड़ी कह दीजिए। ठीक है, तो जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कौन सी है, ढूंढाड़ी है। इसी प्रकार से अजमेर का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा मेरवाड़ा कहलाता है, मेरवाड़ा। देखिए इसी प्रकार से आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आता है कोटा बूंदी का क्षेत्र क्या कहलाता है। ठीक है, तो कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है वो कहलाता है हाड़ौती। तो चूंकि ये क्षेत्र हाड़ौती है इसलिए इसकी भाषा को भी क्या बोल दिया जाता है, हाड़ौती ही कह दिया जाता है। वो बोलते हैं ना काई छे छे, ये हाड़ौती भाषा होती है। देखिए कई बार ये जो पुराने जनपद वगैरह थे इनकी जो राजधानी है वो पूछ ली जाती है। तो मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी, विराटनगर। हम पहले भी देख चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में, तो आप लोग ये याद रखिएगा विराटनगर। और यहाँ से कई शिलालेख वगैरह, प्रशस्तियाँ, ये सब भी मिलती है जिससे इतिहास के स्रोत कहते हैं हम लोग, और इससे हमें पता चलता है कि राजस्थान के इतिहास क्या था। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं जिसमें आता है इतिहास जानने के स्रोत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही हैं ये। ठीक है, तो वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रहे वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक हैं सूर्यमल्ल मिश्र। कौन है, सूर्यमल्ल मिश्र। तो देख लो बेसिकली ये जो सूर्यमल्ल मिश्र हैं ये कहाँ से बिलोंग करते थे, सूर्यमल्ल मिश्रण जो हैं वो बिलोंग करते थे बूंदी राजस्थान से, यानी कि अभी जो हमने हाड़ौती के बारे में पढ़ा था वहीं से, बूंदी राजस्थान से ये बिलोंग करते थे। और यहाँ पर वंश भास्कर पुस्तक के साथ साथ में एक वीर सतसई भी इनका एक उल्लेखनीय कार्य है, वीर सतसई। इसके अलावा भी इन्होंने और कई जो है बुक्स लिखी थी। ठीक है, अलग अलग भाषाओं में लिखी थी, जैसे कि हिंदी, पिंगल, डिंगल, और ये कई चीज़ों के विद्वान भी रहे थे। एक बात और ध्यान में रखिए, ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से राजा के दरबारी कवि थे या किसके शासनकाल में थे। ठीक है, तो ये थे महाराव राम सिंह।
जो कि एक क्या है, हाड़ा शासक थे। महाराव राम सिंह के समय के ये क्या थे, कवि थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन थे? तो इनके जो लेखक थे वो थे जयानक। और इसी प्रकार से मिलता जुलता एक और है पृथ्वीराज रासो, इसके लेखक थे चंद बरदाई। और ये कौन थे? चंद बरदाई जो थे वो पृथ्वीराज के मित्र भी हुआ करते थे और राजकवि भी थे। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है पृथ्वीराज रासो, इसके अंदर क्या था, जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके जीवन और चरित्र से रिलेटेड कई सारी जो उनकी बातें थी उनका वर्णन किया गया है। और इनसे बहुत ही अच्छी स्टोरी भी जुड़ी हुई है। आपने पढ़ा ही होगा कि जो अफगान राजा है वो उनको जो पृथ्वीराज है उनको अपने वहाँ पर ले जाते हैं और उनकी आंख फोड़ देते हैं, दोनों आंख को फोड़ देते हैं और उससे वो तीर से निशाना लगाते हैं। और वहाँ पे चंद बरदई जो है वो उन्हें अपने दोहे के माध्यम से उनकी स्थिति बताते हैं। और जो पृथ्वीराज होते हैं वो अपनी शब्द भेद बाण जो विद्या होती है उसके माध्यम से उस विदेशी आक्रांता को मार गिराते हैं। तो वो विदेशी आक्रांता कौन था? वो था मोहम्मद गोरी। ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद में क्या हुआ, जो पृथ्वीराज चौहान थे, चंद्रवरदाई थे, इन्होंने भी एक दूसरे को मारकर हत्या कर दी, ताकि वहाँ पर दूसरे लोगों द्वारा, विदेशियों द्वारा मारे जाने के बजाय उन्होंने खुद ही मरना अच्छा माना। ऐसे वीर राजाओं ने यहाँ पर राजस्थान की धरती पर जन्म लिया। देखिए, हम्मीर महाकाव्य के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक हैं नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी। तो ये जो हम्मीर महाकाव्य है इसके अंदर मेनली किसका वर्णन हुआ है? जो रणथंबोर में युद्ध हुआ था, रणथंबोर का जो युद्ध हुआ था किस किस के बीच में हुआ था? देखिए, इसमें नाम है हम्मीर, तो एक तो राणा हम्मीर का है और दूसरा कौन आ जाता है यहाँ पर? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी और राणा हम्मीर के बीच में जो रणथंबोर का युद्ध हुआ था उसका वर्णन यहाँ पर हम्मीर महाकाव्य में किया गया था। किसके द्वारा? नयन चंद्र सूरी के द्वारा। उस समय जो खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी, वो दिल्ली के गद्दी पर बैठे थे। लेकिन इस युद्ध के बाद जो राणा हम्मीर होते हैं वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। चलिए थोड़ा जान लेते हैं रणथंबोर युद्ध के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो युद्ध है वो 1290 से 1301 में के बीच में लड़ा गया था। मतलब कई बार यहाँ पर जो खिलजी था उन्होंने कई बार रणथंबोर पर यहाँ पर आक्रमण किए, राणा हम्मीर पर आक्रमण किए। ठीक है। तो आपको इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है कि जो हम्मीर महाकाव्य थे उनके जो लेखक है वो नयन चंद्र सूरी थे। ठीक है। और इसमें वर्णन मिलता है रणथंबोर युद्ध का। ठीक है। और जो रणथंबोर युद्ध था वो राणा हम्मीर और अलाउद्दीन खिलजी और उस समय उनके जो पिता हैं, वो भी पिता या चाचा जी समझ लीजिए आप। ठीक है। तो वो भी, उन्होंने भी इस युद्ध में शामिल थे। और ये युद्ध जो है 1290 से 1301 के बीच में चला था। और अंत में जो है राणा हम्मीर की मृत्यु होती है और अलाउद्दीन खिलजी इसमें विजय हासिल कर लेता है। तो देखिए, इस प्रकार से जो राजस्थान के जितने भी राजा हुए, शासक हुए, वो बहुत ही बहादुर हुआ करते थे। लेकिन वो वहाँ पर क्या होता था, इनके जो अपने ही होते थे वो ही लोग इनके साथ में विश्वासघात करते थे और इनको अंत में हारना पड़ता था और मरना पड़ता था। ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो राणा हम्मीर थे इन्होंने अपने जीवन में कितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी? 17 लड़ाइयाँ लड़ी थी। सभी की सभी इन्होंने जीत लिया था। लेकिन अंत में इस प्रकार से विश्वासघात के कारण इनको इस युद्ध के अंदर हारना पड़ा और अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कान्हड़ दे प्रबंध के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस है ये भी। तो जो कान्हड़ दे प्रबंध है इसके जो लेखक हुआ करते थे उनका क्या नाम था? पद्मनाभ। क्या नाम था इनका? पद्मनाभ। लगभग हर एक जो क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं वो सभी के सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे आगामी एग्जाम में आने की भी इनकी प्रबल संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये आइडिया भी होना चाहिए कि ये जो कान्हड़ देव प्रबंध है एक ग्रंथ है। क्या है ये? एक ग्रंथ है। और इसके अंदर किसका वर्णन मिलता है? तो याद रखिएगा आप लोग, एक जालोर के राजा थे कान्हड़ दे। नाम से ही आपको पता चल ही जाता है वैसे तो ये जो कान्हड़ दे थे वो कहाँ के राजा थे? जालोर के राजा थे। तो एक तो जालोर राजा के बारे में इसमें वर्णन मिलता है और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में वर्णन मिलता है, जिन्होंने क्या किया था उस समय पर जालोर पर आक्रमण किया था। ठीक है। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी और जालोर राजा कान्हड़ दे
के बारे में वर्णन मिलता है कान्हड़ देव प्रबंध में। तो इनके लेखक कौन थे? पद्मनाभ। तो आप एक और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है आप ये भी जान लीजिए कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, इन्होंने जालोर पर कब आक्रमण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने 1310 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण किया था, 1310 ईस्वी में। और इससे पहले भी कई बार जो अलाउद्दीन खिलजी थे, उनके पूर्वज हुआ करते थे, एंसेस्टर हुआ करते थे, उन्होंने भी यहाँ पर कई बार जालोर पर आक्रमण किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। अगला बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है यहाँ पर कि एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है कर्नल जेम्स टोड। कौन नहीं जानता है, राजस्थान के इतिहासकार रहे हैं। इन्होंने एक बहुत ही अच्छी जो है बुक्स लिखी है, और उसमें से इनकी एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान, इसका जो है हिंदी में भी उच्चारण किया गया है हमारे राजस्थान के जो लेखक हैं उनके द्वारा, और उनका क्या नाम है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया था। और इन्होंने इनकी जो बुक है उसमें कई सारी गलतियां भी निकाली थी, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कर्नल जेम्स टोड की। तो जो कर्नल जेम्स टोड थे वो कौन थे? ये तो आपको पता ही होगा कि ये उस समय इंग्लैंड से आए थे, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी अंग्रेजों की, उसमें नियुक्त हुए थे। इसके बाद इन्होंने कई और भी काम किए थे, जैसे कि 14वीं जो रेजिमेंट थी, लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए थे उसके, ठीक है। इसके अलावा और इन्होंने नहर का सर्वेक्षण का कार्य आदि आदि कार्य यहाँ पर देखे थे। उसके बाद ये जो राजस्थान है इसके अंदर इनको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आया, और राजस्थान का जो भी संस्कृति थी, कला थी, बहुत अच्छा लगा उनको जान करके। और इसमें इंटरेस्ट होने के नाते इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर पूरी की पूरी बुक ही लिख डाली, एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान। तो इस प्रकार इनका जो जन्म था वो भी इंग्लैंड में हुआ था और मृत्यु भी इंग्लैंड में हुई थी। चूँकि राजस्थान की तरफ बहुत ज़्यादा झुक गए थे, तो उसके बाद जो अंग्रेज अधिकारी थे इन्होंने वापस जो है कर्नल जेम्स टोड, इनको वापस इंग्लैंड में भेज दिया था। तो ये कौन थे? एक अंग्रेज अधिकारी थे, और साथ ही साथ ये एक इतिहासकार भी थे। और ऐसा बोला जाता है कि भारत में आने के बाद जो 24 वर्ष इन्होंने यहाँ पे स्पेंड किए थे, उसमें से 18 वर्ष, केवल और केवल 18 वर्ष इसमें से जो है वो किस में व्यतीत किए थे? इन्होंने राजपुताना में ही व्यतीत कर दिए थे, और लास्ट में ये उदयपुर के आसपास ही रहे थे। इसी प्रकार से इनकी एक और बुक है यहाँ पर, जैसे कि इन्होंने एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान लिखी थी। इसी के साथ ही साथ इन्होंने एक और बुक लिखी थी जिसका क्या नाम था? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। इसके बाद इनको बहुत ही ख्याति प्राप्त हुई, बहुत ही कीर्ति इनको प्राप्त हुई थी, और 1853 में टोड की क्या हो गई? मृत्यु। और इनका जो जन्म है वो 1782 में हुआ था। तो यहाँ पे जो एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान बुक है, इसके अंदर उन्होंने किसका वर्णन किया है? तो याद रहे कि उस समय जो इनको पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए थे राजस्थान में भ्रमण करते समय, उस समय वहाँ पर जो राजपूती परंपराएं थी, वेशभूषाएं थी, जो अंधविश्वास वहाँ पर व्याप्त थे, ठीक है, आदिवासियों का जीवन किस तरीके का था, वहाँ पे क्या मंदिर थे, कौन से मंदिर थे, उसके अंदर कौन सी मूर्तियाँ लगाई गई थी, किस प्रकार का वहाँ पे कार्य होता था, ये सभी बातें जो भी उन्होंने देखी, उन सभी का वर्णन उन्होंने इस बुक में अपने किया है, एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान। तो याद रहेगा आप लोगों को कि इसके लेखक कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। क्लास 6 की बुक में क्वेश्चन है कि प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है? तो ये इन्हें कहा जाता है प्रशस्ति। इसी प्रकार मृद भांड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये भी इतिहास के स्रोत होते हैं, इन्हें मिट्टी के बर्तन कहा जाता है। प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटियाला अभिलेख। पटियाला अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी। तो ये जो प्रतिहार गुज्जर की डायनेस्टी थी, साम्राज्य था, वो कब स्थापित हुआ था? 6वीं शताब्दी में ये स्थापित हुआ था, और उनके जो संस्थापक हैं वो नागभट्ट को माना जाता है। और कौन से? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम जो थे इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वीर विनोद की रचना किसने की? कौन नहीं जानता है इनको? कविराज इन्हें बोला जाता है। श्यामल दास, क्या नाम था इनका? श्यामल दास। तो ये जो श्यामल दास जी थे वो अभी अगर देखा जाए तो भीलवाड़ा राजस्थान में एक जगह पड़ती है मांडलगढ़, वहाँ के ये निवासी थे।
1893 में इनका जन्म हुआ था और वीर विनोद इनकी जो रचना थी इसके अंदर इन्होंने राजस्थान के इतिहास के बारे में बताया है, वहाँ की वीरता के बारे में बताया है। इतिहास जानने के स्रोत को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए, अगर हम क्लास 6 की बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो होते हैं पुरातात्विक स्रोत और एक होते हैं साहित्यिक स्रोत। कौन कौन से? पुरातात्विक एंड साहित्यिक। लिटरेचर एंड आर्कियोलॉजी। चलिए, हमारा अगला टॉपिक रहेगा राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। तो किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? देखिए, पहले ऐसी कोई सभ्यता हुआ करती थी जिसमें क्या होते थे, हाथ से वस्त्र बनाए जाते थे। अब तो बहुत सारी मशीनें वगैरह आ चुकी हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप हो चुकी है। पहले जो हाथ से वस्त्र बुने जाते थे वो जो सभ्यता थी, बेराट और बालाथल। ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। तो ताम्र संचयी संस्कृति जो है वो कहा जाता है गणेश्वर को। किसको कहा जाता है? गणेश्वर को। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो आप लोग याद रखिए, सर्वप्रथम तांबा यानी कि कॉपर धातु का प्रयोग, मेटल का प्रयोग किया गया। चलिए, इससे रिलेटेड एक फैक्ट देख लेते हैं हम। तांबा, जब बात तांबा की आती है तो हमें ये जानने की ज़रूर उत्सुकता होती है कि जो राजस्थान है उसमें सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ निकलता है, कहाँ पे इसका खनन होता है, कहाँ इसका उत्पादन होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही फेमस सा स्थान है झुंझुनू। झुंझुनू के अंदर एक जगह पड़ती है खेतड़ी, ठीक है, खेतड़ी सिंगाना नामक स्थान पर, यहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तांबे का। इसी प्रकार इसके लिए उदयपुर और अलवर जिले भी फेमस हैं। उदयपुर और अलवर। और उदयपुर की बात की जाए तो अंजनी, सलुम्बर, ठीक है, आसपास के इलाके हैं। और अलवर की बात की जाए तो खोदरीबा नामक स्थान पर अलवर का उत्पादन होता है। तो आप लोग सबसे फर्स्ट नंबर पर याद रखें, जो तांबा है वो खेतड़ी सिंगाना, कौन से जिले में? झुंझुनू में सर्वाधिक उत्पादन इसका होता है। अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। कालीबंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ था, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसके कई अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और ये जो कालीबंगा की बात करें वर्तमान में कहाँ पर है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। 10वीं 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आगाटपुर के नाम से जाना जाने लगा? तो आप लोग याद रखिएगा, आहड़, जो कि कहाँ पर है? उदयपुर में। और ये जो सभ्यता है कौन सी नदी के किनारे है? तो सेम आहड़ नदी के किनारे है। और जो आहड़ है वो किसकी सहायक नदी है? याद रखिएगा, बनास की सहायक नदी है, इसीलिए आहड़ बनास सभ्यता भी इसे कह दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीजक की पहाड़ी एवं भीम डोंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? देखिए, जितने भी स्थान आ रहे हैं यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं, राजस्थान का जो इतिहास है उसके स्रोत जो है यहाँ पर मिलते हैं। कई शिलालेख, कई प्रशस्तियाँ यहाँ पर मिलती हैं, कई मंदिर होते हैं, ठीक है। तो बीजक की पहाड़ी और भीम डोंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग याद रखिएगा, बेराट, जिसे अब विराट नगर भी कहा जाता है। तो बेराट सभ्यता से ये संबंधित है। चलो, यहाँ पर यदि बीजक की पहाड़ी का नाम आया तो एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं कि जो विराटनगर की बीजक की पहाड़ी है वहाँ पर क्या पाए गए हैं, जो मौर्य सम्राट हुआ करते थे अशोक, ठीक है, उनके यहाँ पर अभिलेख हैं। कौन कौन से अभिलेख हैं यहाँ पर? एक तो भाब्रू अभिलेख पाया गया है, भाब्रू अभिलेख, और दूसरा है बेराट का अभिलेख। किस सभ्यता से 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली हैं? तो ये भी कौन सी हो जाएगी? बेराट। अगला क्वेश्चन है, नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला हुआ है? तो ये भी बेराट ही होगा, बहुत ही फेमस सभ्यता रही है बेराट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का भ्राबू जो शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, ये भी बेराट से ही प्राप्त हुआ है। कहाँ पर? बीजक की पहाड़ी, विराटनगर, और जो कि किसके पास में है? जयपुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा किस जिले से है? तो जो कालीबंगा है हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ ही लिया था कि ये हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। अगला टॉपिक है, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। देखिए, ये सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से रियली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे, इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? ग्राम कहा जाता है, राज्य की सबसे छोटी इकाई। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था?
देखिए भारत का जो प्रथम वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो इनका नाम था टीकाराम पालीवाल। ये निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। इससे पहले जो थे जितने मुख्यमंत्री बने थे वो कौन होते हुआ करते थे? मनोनीत। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी, किसकी होती थी? ये होती थी बख्शी की। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? तो याद रहे 1952 में चुनाव हुए थे। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था, तो सभी जानते हैं राजा। किसका कार्य आमदनी और खर्च संतुलन बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना था? तो इन्हें बोलते हैं खजांची, जो कि अभी तक भी यूज किया जाता है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम को कब लागू किया गया था? तो आप लोगों को याद होना चाहिए, ये 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में लागू किया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम को 1 अप्रैल 1937 में लागू किया गया। वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था वो क्या कहलाता था? उसे कहते थे जागीर पट्टा। अभी भी हम पट्टा बनवाते हैं, ठीक है, तो उससे पहले कहा जाता था जागीर पट्टा। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो जागीरदारी जो व्यवस्था थी वो रक्त संबंधों पर आधारित थी, ठीक है। रक्त संबंध का मतलब ये है कि पहले जो राजा है फिर उसका बेटा है वही उसकी गद्दी पे बैठेगा, फिर उसका जो वंश होगा वो आगे से आगे चलता रहेगा, कोई अन्य व्यक्ति वहाँ पर राज नहीं कर पाता था। चलिए अब आ जाते हैं एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रहे इसका नाम है गुरु शिखर। बहुत ही अच्छा ये एक घूमने का टूरिज्म प्लेस है गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं वो क्या कहलाते हैं? इन्हें बोला जाता है धोरे। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है लू। गुरु शिखर के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये सिरोही माउंट आबू में स्थित है, ठीक है। तो ये जो गुरु शिखर है इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, 1722 मीटर। ये मानचित्र नहीं है, ये मानचित्र है, ठीक है। इस पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे क्या कहते हैं? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसे समवर्षा रेखा कहा जाता है, समवर्षा रेखा। तो बात वर्षा की हुई है तो ये भी जान लेते हैं कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला अगर जिला पूछा जाए तो झालावाड़ लगाना है, अदरवाइज स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू सिरोही, ठीक है। अगर आपसे जिला पूछा जाए तो झालावाड़ बताइएगा और स्थान पूछा जाए तो सिरोही। सिरोही में कौन सा स्थान है? माउंट आबू। वर्ष 2021 से 22 में जो एग्जाम हुए थे उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, 56 का मैदान कहाँ स्थित है, ठीक है। तो जो 56 का मैदान है वो स्थित है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में, वागड़ प्रदेश में स्थित है 56 का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसा का पठार कहाँ पर स्थित है? तो जो मेसा का पठार है वो स्थित है चित्तौड़गढ़ जिले में, ऐतिहासिक भूमि है चित्तौड़गढ़, मेवाड़। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है यहाँ पर क्लास 6 में जल संसाधन एवं संरक्षण, ठीक है। तो बनास जो है वो किस नदी की सहायक नदी है? बनास जो है वो चंबल नदी की सहायक नदी है, चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है, माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? पूछा है कहाँ विकसित की गई है, तो ये जिला है बांसवाड़ा और ये डैम है माही डैम। कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना कहलाती है, इसे बोला जाता है टाका। क्या बोला जाता है? टाका। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? अर्जुन की गंगा जो है वो बाण गंगा को कहा जाता है।
देखिए सबको पता है जो अर्जुन थे वो धनुर्धारी थे, उनके पास बाण और धनुष हमेशा रहता था। तो अर्जुन की गंगा बाण गंगा नदी को कहा जाता है और इसमें भी गंगा नाम है, इसमें भी गंगा है, तो आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? तो घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में है। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना कहलाती है। कृषि के लिए जो जल संरक्षण के लिए बनाई गई संरचना है उसे बोला जाता है खड़ीन। खारे पानी की झीलें राजस्थान में कौन कौन सी खारे पानी की झीलें हैं? तो इसके अंदर मेनली आती हैं पंचपदरा, सांभर और लूणकरणसर। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? तो सबसे ऊंचाई पर जब हम याद आता है राजस्थान में वो जगह आती है माउंट आबू, और वहाँ पर जो है झील कौन सी है? नक्की झील। कौन सी झील है? नक्की। ये देखो क्या क्वेश्चन आ गया है, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? आप लोग स्वयं जानते हैं। मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? तो मानसी वाकल परियोजना उदयपुर जिले में स्थित है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, ठीक है, तो हम आ गए हैं नए टॉपिक पर, राजस्थान का अपवाह तंत्र। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है उसमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। देखिए इसमें आती है बनास, पार्वती, काली सिंध, चंबल, यमुना और गंगा। तो ये सभी जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। इसी प्रकार से अरब सागर का जो अपवाह तंत्र है उसके अंदर कौन कौन सी नदियां आती हैं? देखो इसमें जो नदी है वो आती है माही, लूणी, साबरमती और पश्चिमी बनास। ये सभी अरब सागर का अपवाह तंत्र है। माही, लूणी, साबरमती, बनास आदि जो मुख्य मुख्य नदियां हैं ये सभी अरब सागर के अपवाह तंत्र में आती हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र की यदि बात करें, जो जमीनगत नदियां हैं वो कौन कौन सी है? तो याद रहे आपको, घग्गर नदी है, बाणगंगा है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और है कातली, साबी और रूपारेल, और लास्ट है मेढा। ये सभी नदियां आंतरिक अपवाह तंत्र का हिस्सा है। घग्गर, बाणगंगा, कातली, साबी, रूपारेल, मेढा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्रमुख नदियां। देखिए चंबल के बारे में बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। जो चंबल नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम तो याद रखिएगा एमपी से होता है, और एमपी में कहाँ से होता है? विंध्याचल पर्वत से। कहाँ से होता है? और ये किसकी सहायक नदी है? तो ये लास्ट में जाकर के किससे मिल जाती है? यमुना से। तो एमपी में अगर जिला पूछा जाए तो कौन सा जिला रहेगा? ये महू जिला। एमपी का एक जिला पड़ता है महू, उस जिले में से ये निकलती है जनापाव की पहाड़ियों से। जनापाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है चंबल नदी का। साथ ही ये मंदसौर जिले में से बहती हुई राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी पूर्वी भूभाग है, वहाँ से ये जो है प्रवेश करती हैं। अब हम जानते हैं बनास नदी के बारे में। एक और प्रमुख नदी है राजस्थान की, ठीक है। जो बनास नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियों से। जिस प्रकार से चंबल का उद्गम कहाँ से हुआ था? जनापाव की पहाड़ियों से, उसी प्रकार से बनास नदी का जो उद्गम है वो होता है खमनोर की पहाड़ियों से। और ये जो खमनोर की पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर है? याद रखिएगा राज संबंध में है, ठीक है। अब एक और रिलेटेड इससे फैक्ट है, ये याद रखिएगा आप लोग कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। यानी कि पूरी की पूरी कहाँ पर बहती है? ये राजस्थान में ही बहती है। और इसकी अगर सहायक नदियों की बात की जाए तो इसमें आ जाती है मेनाल, कोठारी, बेड़च और खारी।
और यहाँ पर ये जो खमनोर पहाड़ियाँ हैं ये किसका भाग है? अरावली पर्वत श्रेणियों का ही भाग है। कुंभलगढ़ के पास में ये पड़ता है, ठीक है। वहाँ से इसका उद्गम होता है राजसमंद से। और ये बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पूरे का पूरा इसका जो चक्र होता है वो राजस्थान में ही होता है, उससे बाहर ये नदी नहीं निकलती है। तो इस वजह से ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है जो कि पूर्णतः राजस्थान के अंदर ही प्रवाहित होती हैं। अब आ जाते हैं हम लूणी नदी के ऊपर, ठीक है। लूणी नाम से कुछ पता चल रहा होगा आपको। वैसे तो लूणी का मतलब होता है खारा, ठीक है। शुरुआत में इसका जो पानी होता है वो कैसा होता है? पानी होता है इसका मीठा, लेकिन बाद में, और कहाँ तक होता है ये? बाड़मेर के बालोतरा तक। कहाँ तक होता है? बाड़मेर के बालोतरा नामक जगह तक इसका पानी मीठा होता है, बाद में ये क्या हो जाता है? खारा, ठीक है। अब देखिए, ये राजस्थान की कैसी नदी है, इसकी विशेषता क्या है? एकमात्र ऐसी नदी है जो पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र नदी है, ठीक है। मतलब जो वेस्टर्न जो आपका राजस्थान है उसमें एक ही नदी है, ये लूणी नदी। इसके अलावा उद्गम यहाँ पर पूछा गया है, तो देखिए हम उद्गम देख लेते हैं। इसका जो उद्गम है वो इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। अजमेर जिले की नाग पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो नाग पहाड़ी अजमेर से इसका उद्गम होता है। और आरंभ में इस नदी को क्या कहा जाता है? सागरमती या सरस्वती भी कहा जाता है। सागरमती या सरस्वती कहा जाता है, या फिर आप ऐसे कह लीजिए ये कोई दो नदियां हैं जिनका जो मिलने का स्थान है, उद्गम है, वो क्या है? लूणी है। तो ये नदी कौन कौन से जिलों में बहती है? नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर जिलों से होकर बहती हुई गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर विलुप्त हो जाती है? कच्छ के रण में। कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है। माही नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके उद्गम के बारे में। कहाँ पर होती है इसका उद्गम? विंध्य पर्वत श्रृंखला में, और एमपी से ही निकलती है ये भी, ठीक है। एमपी से, विंध्य पर्वत से निकलती है ये, ओके। उसके बाद में मध्य प्रदेश की सीमा के बाद में ये प्रवेश करती है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में, ठीक है। दक्षिण पूर्वी हिस्सा से ये यहाँ पर प्रवेश करती है माही नदी, ओके। और जहाँ पर कौन सा क्षेत्र है आप सभी जानते हैं, ये यहाँ पर वागड़ क्षेत्र है, ठीक है। तो वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत ये आती हैं और राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से ये क्या करती हैं? होकर बहती हैं, बांसवाड़ा। इसकी सहायक नदियाँ, जो मुख्य सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? सोम और जाखम है। माही नदी की मुख्य सहायक नदियों की बात करें तो सोम और जाखम है। इसके अलावा इसके बहुत से नाम हैं, अन्य नाम हैं, जैसे कि आदिवासियों की गंगा, क्योंकि बांसवाड़ा उस साइड में काफ़ी सारे आदिवासी लोग रहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। अब वागड़ प्रदेश में बहती हैं तो इसे वागड़ की गंगा भी कह देते हैं, कांठल की गंगा भी इसे कह देते हैं। किसकी गंगा? कांठल की गंगा, कांठल। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। देखिए, इसे 12मासी नदी भी कहते हैं। 12 महीने ये लगभग, ये जो है 12मासी नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि 12 महीने ये बहती है, ठीक है। जो पहली 12मासी नदी है वो कौन सी है? चंबल। और दूसरे नंबर पे कौन आती है? ये माही नदी आती है। देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए बताया है मैंने इसे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये क्या करती है? एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और एग्ज़ाम में इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नदी है जो क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। तो ये नदी है माही नदी। कुछ इस तरीके से ये आती है, एमपी से निकलते हुए वापस इस प्रकार से कहाँ पर चली जाती है? ये अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 2 बार, ये कर्क रेखा है, इसको यहाँ पर और यहाँ पर 2 बार इसे काटती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर है, जो कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर से निकलती है। अगली मुख्य नदी आ जाती है बाणगंगा नदी। तो बाणगंगा का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? जयपुर से होता है, ठीक है। बेराट पहाड़ी है,
इसकी पहाड़ी कौन सी है? बैराट पहाड़ी है। कहाँ पर स्थित है ये? जयपुर में। ठीक है। 3 जिले हैं राजस्थान के, जयपुर, दौसा, भरतपुर, यहाँ पे यह मुख्यतया बहती है। इसके और भी नाम है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था बाणगंगा का अन्य नाम अर्जुन की गंगा भी इसे बोलते हैं, अर्जुन की गंगा। इसके अलावा इसे रोहिणीदत्त नदी, ताला नदी भी कहते हैं। और तो ये जो बाणगंगा नदी है वो किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। ये अपना जल जो है सीधे ही वहाँ पर लेकर जाती है। तो यमुना नदी की सहायक नदी हुई बाणगंगा। अब हम पढ़ते हैं घग्गर नदी के बारे में। ठीक है। ये भी एक कौन सी नदी है? अंतः प्रवाही नदी है। घग्गर एक अंतः प्रवाही नदी है और इसका जो उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है घग्गर नदी का उद्गम? हिमाचल प्रदेश में, हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से। कहाँ से होता है? जो हिमालय पर्वत है उसकी शिवालिक श्रेणी से इसका उद्गम होता है। यदि यहाँ पर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है राजस्थान में? ठीक है, राजस्थान में अंतः प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उसके अंदर नाम किसका आएगा? घग्गर का। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर पे है ये, किसमें? अंतः प्रवाहित नदियों के अंदर। ठीक है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात इसके बारे में ये आती है कि ये सीमा बनाती है 2 देशों के बीच में। अब वो देश कौन कौन से हैं सोचिए ज़रा। तो वो देश हैं भारत और पाकिस्तान। इन दोनों के बीच में ये सीमा का निर्धारण भी करती हैं। 2 सिटी भी है जो इसके किनारे बसी हुई हैं। वो कौन सी हैं? सूरतगढ़ और अनूपगढ़, जो कि श्री गंगानगर जिले के अंतर्गत आते हैं।